हेलो दोस्तों। तो हम आ गए हैं फिर से जैक बोर्ड क्लासेस क्लास 10th का मॉडल पेपर लेकर, जो सब्जेक्टिव जो कि 25 तारीख को है। तो हम जितना क्वेश्चन यहाँ पर लेके आ पाएंगे उतना आएंगे, फिर पार्ट 2 बनाएंगे। ये रहेगा पार्ट 1। एक पार्ट 1 में सारा क्वेश्चन नहीं आ पाएगा, तो हम पार्ट 2 भी हमको लेकर आना पड़ेगा। तो ये पार्ट 1 रहेगा, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 रहेगा। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन की ओर, क्योंकि क्वेश्चन है ज़्यादा और टाइम है कम। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन की ओर से बढ़ने से पहले आप लोग इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमको मोटिवेट मिलते रहे और हम आपके लिए एक से एक वीडियो लाते रहें। तो हम यहाँ पर लेके आ गए सोशल साइंस का क्वेश्चन लेकर आ गए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा 2 नंबर का। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? ये 2 नंबर का हर साल पूछा जाता है। ये हर साल पूछा जाएगा, ये तो फिक्स है। अरे साल भी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, तो इसको दिमाग से निकालना नहीं, तो इसको याद रखना। राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है, जो लोगों के एक समूह इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता, संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करती है, जो कि एकात्मता बनाती है। 32 ये भी आएगा 2 नंबर का। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया? सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली में का अध्ययन करना था, जो उसके बारे में सुझाव देने थे। तो 2 क्वेश्चन हो गए आगे की ओर। ये भी रहेगा, ये भी 2 नंबर का रहेगा। मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण दें। तो इसका 5 उदाहरण देना। 5 मानव निर्मित संसाधन: उद्योग, मशीन, मकान, बांध, परिवहन साधन। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता क्या है? तो इसका आंसर होगा वन्य जीव और कृषि फसलों जो इनकी विविधता पाई जाती है उसको वे जैव विविधता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं? सामुदायिक जो समुदाय में रहता है, उसकी जो सरकार होता है उसको वो किसको कहते हैं? तो उसे कहते हैं जिसमें विभिन्न सामाजिक समूह के समुदायों से संबंधित मामलों को संभालने की शक्ति दी जाती है, और उसे आशा की जाती है कि वह किसी भी समुदाय को कमजोर किए बिना आम जनता के लाभ के लिए संयुक्त रूप से कार्य करे। मतलब किसी को बिना हानि पहुंचा, जैसे कि वो पूरा गांव को मतलब संभाल सके, जो कि सब देखभाल पूरा गांव का कर सके, उसी को बोलते सामुदायिक सरकार। शहरीकरण किसे कहते हैं? शहरीकरण ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों के शहरों में बसना शहरीकरण कहलाता है। ये 1 नंबर का, अभी ये भी 2 नंबर का पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? जब कुल राष्ट्रीय आय की कुल जनसंख्या भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ये भी हर साल पूछा जाता है, ये नेक्स्ट ईयर भी पूछा गया था इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाजार का क्या अर्थ है? किसी भी स्थान के विक्रेता को एवं क्रेता के द्वारा क्रय विक्रय किया जाता है, जो उसे बाजार कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट की ओर, कृषि कार्य अर्थव्यवस्था और प्रथम विश्व युद्ध के वर्णन के प्रभाव का वर्णन करो। तो ये 3 नंबर का आएगा। प्रथम विश्व युद्ध का कृषि अर्थव्यवस्था का गहरा प्रभाव पड़ा। युद्ध पूर्व पूर्वी यूरोप विश्व बाजार के गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा सा केंद्र था। युद्ध काल में आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई थी। कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की उपज की अचानक बढ़ोतरी हो गई थी। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, यूरोप में गेहूं के उत्पादन में सुधार होने लगा और गेहूं के उत्पादन की में आवश्यकता के अधिक वृद्धि की गई, जिसके कारण अनाज के दाम गिर गए और ग्रामीण में आय कम हो गई, तो किसान गहरे कर्ज में डूब गए। जैसे कि जब सब जमा स्टोर हो रहा था, जब युद्ध चल रहा था, तब इन लोग जमा करके तो जैसे निकाला तो बहुत फैल गया बाजार में गेहूं ही गेहूं।
तो इसका रेट बहुत गिर गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रण इतिहास में गुटेनबर्ग प्रेस की भूमिका की चर्चा करें। योहाना गुटेनबर्ग जर्मनी एक व्यापारी का बेटा था। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीन देखते आया था। बाद में उसने पत्थर को पॉलिश करने की कला सीखी और अंत में उसने शीशे की आकृतियों को गढ़ने में महारत हासिल की, मतलब पेंटिंग वगैरह वगैरह। अपने इस ज्ञान के अनुभव का प्रयोग करके उसने 1448 मशीन का आविष्कार किया और एक स्क्रू से लगा के एक हैंडल होता है जिसे घुमाकर प्लाटेन के गीले कागज में डुबा दिया जाता है। गुटेनबर्ग के रोमन वर्णमाला का तमाम 26 अक्षर के लिए टाइप बनाए और जुगत लगाए और उनकी इधर उधर घुमाकर शब्द बनाया जा सके, उसे मुलवेट टाइप प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया। कौन सा नाम से? मुलवेल टाइप प्रिंटिंग मशीन। ये ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है, पूछ सकता है कि जो मशीन घुमा कर बनाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, जो गुटेनबर्ग के द्वारा बनाया गया था। तो इस मशीन को पहली किताब छापी गई, उसका नाम था बाइबिल थी, जिसकी 180 प्रांतियाँ बनाने में 3 वर्ष लगे थे। और गुटेनबर्ग प्रेस मुद्रण की छपाई के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक था, जो कि क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक था। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वन संरक्षण के उपायों को वर्णन करें, ये भी 3 नंबर का आएगा। वन संरक्षण के निम्नलिखित उपाय: वनों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। अति चुराई गई रोक लगाई जाए, जैसे लकड़ी चुराया जाता है उस पर भी रोक लगाया जाए। वनों के वृक्ष काटने और उसके स्थान पर वृक्षारोपण करना आवश्यक है। वो जितने भी वृक्ष काटे जाते हैं उसके डबल वृक्ष लगाना आवश्यक है। और 4 वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्षेत्रों का निर्धारण करना चाहिए। वन क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए निशांत आवश्यकता है। वनों को हानिकारक कीड़े मकोड़े बीमारी के आदि की सुरक्षा रखना चाहिए। लकड़ी के ईंधन का उपयोग कम से कम हो, जिससे पूरक साधनों का विकास किया जाए। जैसे लकड़ी का बहुत कम यूज करने से पर्यावरण को बचा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटे अनाज का क्या तात्पर्य? ये भी 3 नंबर का आएगा। मोटे अनाज अर्थात मिलेट से अर्थ है पहाड़ी, पथरीली या कागज उपजाऊ भूमि पर उगाया जाने वाला फसलों से है, जिसमें कुछ खाद्यान्न की फसलें हैं और कुछ चारे हैं, जो गेवर, बाजरा, रागी और मक्का मोटे अनाजों की फसलें हैं। मोटे अनाजों की फसलें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, लोकतंत्र सरकार में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि सत्ता का बंटवारा होने से विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव कम हो जाता है और टकराव कम होने से सामाजिक हिंसा की अस्थिरता कम हो जाती है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र की अर्थ है जो जनता का शासन चुने गए प्रतिनिधि अपने अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी है। जब उसके बीच सत्ता साझेदारी की जाती है तो उसके उत्तरदायित्व का निष्पादन स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। संविधान द्वारा उनके कार्य का अधिकार दे दिए जाते हैं। तो ये भी 3 नंबर का आएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। और जब सबका अधिकार है इसमें तो मिलता ही है, लोकतंत्र में तो सबको पता है। 44 जातिवाद का दुष्प्रभाव क्या है? जातिवाद का दुष्प्रभाव जातिवाद लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। जैसे भेदभाव तो बहुत बड़ा बाधा तो है ही। सामाजिक समानता को जब हावी हो जाती है तो उसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। जब उसको भी मिलता है तो जब बड़े जाति के लोग होते हैं वो उसको नहीं देख सकते हैं, उसी कारण वहाँ दंगा होने लगता है। जातिवाद में समाज के उच्च नीच का भेदभाव उत्पन्न होने लगता है। वही भी बोले
जिसके कारण निम्न जाति के जाति उत्पीड़न का शोषण का शिकार हो जाती है। तीसरा, जातिवाद के कारण समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित हो जाता है। भेदभाव भावना उसमें बढ़ जाती है और राष्ट्रीय एकता मार्ग का खतरा बढ़ जाता है। 45 चुनाव आयोग में के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए। चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य। चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य क्या क्या है? देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, से किसी पर दबाव नहीं डालना, राजनीतिक दलों की मान्यता प्रदान करना, उम्मीदवारों का नामांकन लेना, नाम सबका लेना, उम्मीदवार का नामांकन रद्द करना भी राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव के समय आचार संहिता लागू करना। तो ये हो गया। नेक्स्ट, चुनाव समय आचार संहिता लागू करना, विजयी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करना, चुनाव में आए खर्चों का ब्यौरा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट से क्या लाभ हो रहा है? ये तो हो गया अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इंटरनेट द्वारा आप अपनी प्रकार की जानकारियाँ उन्हें आप जानना चाहते हो से एकदम प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा, जो कि आप जैसे जानना चाहते हैं। वो 2 नंबर का पूछा जाएगा ये। 47 जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। जर्मनी एकीकरण प्रक्रिया का राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी और उन्होंने 1848 में जर्मनी में संघ विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। लेकिन राष्ट्र राज्य के या उदारवादी पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। उनका पर्सा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। तत्पश्चात पर्सा के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए पर्सा का प्रमुख मंत्री बिस्मार्क ने आंदोलन का नेतृत्व किया और ऑटो वोन बिस्मार्क ने इस आंदोलन में पर्सा की सेना की नौकरशाही की मदद की और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क के फ्रांस में 3 युद्धों की पर्सा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। और जनवरी 1871 में वायसराय में हुए एक समारोह में पर्सा राजा विलियम प्रथम ने जर्मनी सम्राट घोषित किया गया। तो ये हो गया। और तुम लोग सब पॉइंट बनाकर लिखना, पॉइंट में ज़्यादा मार्क्स मिलता है, तो पॉइंट बनाकर लिखना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के प्रभाव का विश्लेषण करें। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर आएगी और नेक्स्ट वीडियो में। असहयोग आंदोलन शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 से हुई, जो 1922 तक चली। असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके। गांधी जी असहयोग आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ करना चाहते थे। उनका विचार था उसका सर्वप्रथम सरकार द्वारा दी गई पाबंदियों को लौटा दिया जाए और उसके बाद सरकारी नौकरियों तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया जाए। असहयोग आंदोलन के प्रथम शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी से प्रारंभ हुआ। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए गए, शिक्षकों ने तो त्यागपत्र दे दिया, वकीलों ने मुकदमे लड़ना ही बंद कर दिया तथा मद्रास के अतिरिक्त प्रायः सभी प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानें की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 5 नंबर का आएगा। व्यापारियों ने विदेशी व्यापारियों में पैसे लगाने से इनकार कर दिया। देश में खाद्य उत्पादन बढ़ा। ग्रामीण इलाकों में जमींदारों की नई धोबी की सुविधाएं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला किया। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब जाने से जो सब्सक्राइब नहीं किया अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2। ये रहेगा पार्ट 1। तो फिर मिलते हैं। तो झारखंड बोर्ड क्लासेस आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा, लेकिन आपको उसके लिए सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना होगा और हमको सपोर्ट करना होगा तभी, वरना हम नहीं कर पाएंगे। नहीं तो हमारा मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि हम यदि सपोर्ट नहीं करोगे तो हम थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। मेरे पास तो पैसा कम है।